बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम के लिए एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और आज का टॉपिक है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का आम्ल क्षार और लवण। आम्ल क्षार और लवण क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आम्ल क्षार और लवण। तो आज आम्ल क्षार और लवण टॉपिक से एमसीक्यू टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में नंबर अपना कमेंट करके बताएंगे। जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, अपने नंबर को शेयर करेंगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है बेकिंग पाउडर है बी यौगिक। बेकिंग पाउडर आपका यौगिक है, यहां पे बी होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ZnO, जिंक ऑक्साइड जो है ये आपका क्षारक है। प्रश्न नंबर 3, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बता दें कि पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर आपका 0 से शुरू होता है और अंतिम आपका 14 तक, यानी 0 से 14 तक आपका पीएच वैल्यू होता है किसी पदार्थ का। और इसमें बता दें कि जो 7 बीच में आता है, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो आपका उदासीन होता है, उदासीन। अगर 7 से कम होता है तो आपका अम्लीय होता है, और 7 से यदि ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से होता है। और अगर इसमें बातें करें 3.5 और यहाँ पर देते हैं 10.5 यानी 10.5, तो यहाँ पर देखना है 0 से अगर 3.5 के बीच में होगा तो आपका प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर 3.5 से ऊपर और 7 से नीचे होगा, इस बीच में अगर होगा तो दुर्बल अम्लीय होगा, दुर्बल अम्लीय। यही अगर 7 से ऊपर और 10.5 से नीचे यानी 7 से ऊपर और 10.5 के बीच में अगर होगा तो आपका दुर्बल क्षारीय होगा, यहाँ पे दुर्बल क्षारीय होगा। और यहाँ पे जो आपका 10.5 से ऊपर और 14 के बीच में जो होगा वो आपका प्रबल क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं? जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षार। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। या फिर कह सकते हैं जल में घुलनशील भस्म जो होता है, भस्म, वो क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म, क्षारक यानी भस्म, वो आपका क्षार कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, तनु HCl का पीएच मान होगा? तनु HCl का पीएच मान, सही जवाब होगा ऑप्शन डी 0, यानी तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होगा, यानी 0 होगा। अब में बातें आती है तनु और सांद्र का। तो तनु अम्ल जो होता है, बात करेंगे जल और अम्ल का, ये दोनों का घोला जाए तो जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन। तो अगर जलीय विलयन में जल का मात्रा अधिक है और अम्ल का मात्रा कम है तो आपका तनु होगा, तनु अम्ल, तनु अम्ल कहलाएगा। जब जल का मात्रा अधिक होगा और अम्ल का मात्रा कम होगा तो तनु अम्ल कहलाएगा। लेकिन सांद्र अम्ल कब कहलाएगा? जब अम्ल की मात्रा अधिक होगी, अम्ल की मात्रा अधिक होगा और जल का मात्रा कम होगा, तो वैसी स्थिति में सांद्र अम्ल कहलाएगा, सांद्र अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, धातु के ऑक्साइड होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षारक। धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। और अगर पूछता अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अगर पूछता तो बताते अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अगर पूछेगा तो अम्लीय होगा। आ से अधातु और आ से अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड आपका क्षारक यानी क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी HCl, ये आपका अम्ल है। और बता दें कि इस सीरीज में टोटल 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। 100 प्रश्नों का आम्ल क्षार और लवण से एमसीक्यू को तैयार किया गया है। ध्यान से इस एमसीक्यू को देखें, टेस्ट लगाएं और कमेंट करके अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, लाइक तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग, सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत, यानी कि उजला होता है। उजला कहें या सफ़ेद कहें या सफ़ेद कहें या व्हाइट कहें। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ये बता गए थे हम पीएच स्केल को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए pH 1, यानी 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखेंगे तो जिसका pH मान 1 होगा वो आपका सबसे अधिक अम्लीय होगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्नांकित में कौन लवण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी NaCl, जिसको बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक।
नमक या लवण या साल्ट कह सकते हैं। तो साधारण नमक जो है वो आपका NaCl है, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ये आपका साधारण नमक है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, वो नमक आपका NaCl ही है, यानी सोडियम क्लोराइड है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, सही जवाब होगा ऑप्शन बी H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4, इसका उपयोग कार या किसी वाहन के बैटरी में प्रयोग किया जाता है तेजाब के रूप में, तेजाब। और अगर कपड़ा पे गिर जाता है तो जला देता है कपड़ा को, H2SO4 तेजाब होता है। इसी का उपयोग कार एवं किसी वाहन के बैटरी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, सही जवाब होगा ऑप्शन ए Na2CO3। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी CaCl2। ये आपका आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक। और वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण जो होता है वो अधातु प्लस धातु, ये दोनों के आपस में क्रिया करने से आयनिक यौगिक यानी वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे Ca जो है कैल्शियम धातु है, क्लोरीन आपका अधातु है, तो दोनों के मिलने से आपका आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, NaOH है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है बताना है। NaOH, सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षार। NaOH जो है ये आपका क्षार है। आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में NaOH किसका रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 15, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 16, जल का पीएच होता है। जल का पीएच मान, सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल का पीएच मान 7 होता है। जल का 7 और नमक का भी आपका 7 होता है। नमक का पीएच मान भी 7 होता है। और मिट्टी का पीएच मान की बात करें तो मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होता है। 7 के आसपास होता है। 7 के आसपास, 7 के आसपास आपका मिट्टी का पीएच मान होता है। और अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू जो है वो कम जाता है यानी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी पौधे एवं फसल को लगाने के बाद उस पौधा में बीमारी धर लेता है और उत्पादकता कम जाती है। और क्षारीयता भी अगर अधिक हो जाता है मिट्टी का, तो ऐसी स्थिति में भी आपका उसमें लगाया गया फसल एवं पौधा में बीमारी पकड़ लेता है और ऐसी स्थिति में भी आपका फसल का उत्पादन कम जाता है। इसलिए 7 के आसपास मिट्टी का अम्लीयता यानी कि पीएच वैल्यू होना चाहिए, न ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए, न ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए, 7 के आसपास होना चाहिए। और अगर बातें करें खून का पीएच मान, तो खून का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। और अगर बातें करें नींबू का 2.2, सिरका का बात करें 2.4, शराब का बात करें शराब 2.8, ये आपका पीएच मान है। और यदि बात करें दूध का पीएच मान 6.5, मूत्र का पीएच मान तो 6, जठर रस का पीएच मान, तो जठर रस का पीएच मान 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 से कम हो जाता है CO2 गैस को पानी में घोलने से। प्रश्न नंबर 18, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6। अगर 1 बिलियन है और नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उस बिलियन का पीएच मान 6 होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे बताना है, क्योंकि नीला लिटमस को लाल कर रहा है तो नीला को लाल कौन करता है? अम्लीय जो होता है वो करता है। जो अम्लीय होगा वही आपका नीला को लाल करेगा। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO का अनुपात होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1:3। एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं आम्लराज, आम्लराज में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का जो अनुपात होता है वो 1:3 होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13। आपका 13 जो है
पीएच का मान वो क्षारक विलयन का मान देता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे बताना था। और बता दें कि आम्ल राज जो है, जिसको एक बार एजिया कहते हैं, उसमें आपका सोना यानी कि गोल्ड जो है वो घुल जाता है। प्रश्न नंबर 21, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसके पहले आया था नीला को लाल, अभी लाल को नीला कर रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10। तो कोई विलयन है और लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब नीला लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्षार होगा, क्षार यानी क्षारक होगा। जो क्षारक होगा यही आपका लाल लिटमस को नीला करेगा, इसलिए क्षारक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो पीएच वैल्यू होगा वो 10 होगा। प्रश्न नंबर 22, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 23, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, KCl। KCl जो होगा पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका अंडे के पीसे हुए जो कवच होगा, ऊपर वाला कवच, उसके साथ अगर अभिक्रिया करता है KCl तो एक गैस उत्पन्न करता है, और गैस उत्पन्न जो करता है वो चूने के पानी को दूधिया मतलब श्वेत कर देता है, उजला कर देता है। प्रश्न नंबर 24, NaOH का 10 ml बिलियन NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, पूरी तरीके से उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा कर सकता होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 16 ml। प्रश्न नंबर 25, नीला थोथा जिसको बोला जाता है तुतिया, यहाँ पे तुतिया होगा। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र होगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O ये आपका सही है। प्रश्न नंबर 27, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम भी कह सकते हैं, जिप्सम से ही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। प्रश्न नंबर 28, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यही अगर धोवन सोडा का पूछता, धोवन सोडा, तो NaCO3 बताते, H हट जाता तो आपका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता। और इसे बता दें कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को खाने वाला सोडा कहेंगे, और खाने वाला सोडा के अलावा आप इसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका सूत्र है यानी बेकिंग सोडा का सूत्र है। अगर H हट जाएगा NaCO3 होगा तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पे बाई हट जाएगा तो आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। H हटेगा तो बाई हट जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट जब होगा तो धोवन सोडा होगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट होगा यानी H लगा हुआ होगा तो खाने वाला सोडा होगा। प्रश्न नंबर 29, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 से कम। जो अम्लीय ऑक्साइड होगा उसका विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 अगर होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 30, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साबुन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 31, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा। प्रश्न नंबर 32, आम्ल का मान होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7 से कम। प्रश्न नंबर 33, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CaCO3। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका विजातीय यौगिक है, मतलब 4 में आपका 3 एक जैसा है
और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, यानी विजातीय है, सजातीय नहीं है। ये आपका सजातीय है तीनों, क्योंकि चूना पत्थर कहें या खड़िया कहें या संगमरमर कहें, सब एक ही चीज़ है। और इसका सूत्र होता है CaCO3। अभी आया था संगमरमर का सूत्र क्या होगा, तो संगमरमर का सूत्र जो होगा वही आपका खड़िया का होगा, वही चूना पत्थर का होगा, सब एक ही चीज़ है। प्रश्न नंबर 35, हमारा शरीर यानी मनुष्य का शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 से 7.8 के बीच। यानी मनुष्य के शरीर का pH का जो परास होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 36, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? अभी आया था बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, NaHCO3। प्रश्न नंबर 37, आम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 38, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 से 20% एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और जिसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। तो आपका सिरका में जो एसिटिक अम्ल होता है वो 10 से 20% होता है, और एसिटिक अम्ल का उपयोग यानी सिरका का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। यानी लिटमस पेपर जो है, लिटमस विलयन जो है वो आपका बैगनी रंजक होता है, यानी बैगनी रंग का होता है। वो किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। पूछ सकता है कि लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, तो बैगनी। और निकाला किससे जाता है लिटमस विलयन या लिटमस पेपर? तो आपका लाइकेन से बनाया जाता है। और बता दें कि रंजक जो होता है, रंजक को सूचक भी कहते हैं, सूचक या इंडिकेटर। इंडिकेटर कहें या सूचक कहें या रंजक कहें, एक ही चीज़ है। जब वैसा पदार्थ जब किसी अम्ल या क्षार में डालने पर उसका रंग जब बदल जाता है तो आपका सूचक या इंडिकेटर कहलाता है। अम्ल या क्षार का उपयोग करके अगर उस पदार्थ को अगर डालते हैं उसमें अम्ल या क्षार में, तो उसका रंग में अगर बदलाव आता है तो आपका पदार्थ क्या होगा? इंडिकेटर होगा, यानी सूचक होगा, यानी रंजक होगा। प्रश्न नंबर 40, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CH3COOH। ये आपका दुर्बल अम्ल है, और बाकी आपका HCl, HNO3, H2SO4 ये सारे जो आपका तीनों हैं ये प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपका ये जो है ये दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है। प्रश्न नंबर 42, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी बता कर गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NaCl, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड जो घरों में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 43, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। और बता दें, पूछ सकता है आपसे प्रश्न एग्जाम में कि एनोड धन आवेशित होता है या ऋण आवेशित? तो एनोड जो होता है ये आपका धन आवेशित होता है, धन आवेशित यानी एनोड पे प्लस चार्ज होता है, और जो कैथोड है इस पे आपका माइनस चार्ज यानी ऋण आवेशित होता है। प्रश्न नंबर 44, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? अभी दुर्बल आया था इसके पहले, अभी प्रबल बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। H2SO4, HCl और HNO3 ये सभी आपका प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में किसका pH न्यून होगा? किसका pH न्यून होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमाशय रस। इसका pH आपका न्यून होगा क्योंकि एक होता है इसका pH, दूध का 6.5 होता है, खून का 7.4 होता है, और लार का 6 होता है। तो इस प्रकार से सबसे कम आपका अमाशय रस का, जिसको जठर रस कहते हैं, इसी में आपका HCl होता है, तो इसका न्यून आपका यानी सबसे कम होगा। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? क्षारीय श्रेणी में सबसे अधिक pH मान किसका होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीत का। क्षारीयता श्रेणी में पीत का आपका pH मान जो होगा वो सबसे अधिक होगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका pH मान अधिकतम होगा? निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका मान सबसे अधिकतम होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Na2CO3 का। इसका pH मान जो होगा वो अधिकतम होगा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित कौन धातु
HCl NOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे धातु होगा, कौन धातु? HCl तथा NOH विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी Zn यानी जिंक। इसे जस्ता भी कहेंगे, जस्ता या जिंक। ये आपका HCl और NOH विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। प्रश्न नंबर 49, जब विलयन का मान घटता है, जब विलयन का pH मान घटता है, तब विलयन में pH सांद्रता, जब विलयन का pH मान घटेगा तो विलयन में pH का सांद्रता क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बढ़ेगा। जब विलयन का pH मान घटेगा तो pH का सांद्रता आपका बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 50, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके करीब होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। जल का pH मान 7 होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस से पूछ रहा है तो 7 ही होगा। प्रश्न नंबर 51, एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका pH मान निम्नलिखित में से क्या होगा? घुमा रहा है सिर्फ। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11। एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका pH मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो 11 होगा। बैटरी अम्ल है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका बैटरी का अम्ल है, बैटरी में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से कथन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है। ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सही है। लिटमस एक सूचक है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। अम्लीय विलयन में आपका लिटमस को डालेंगे तो लाल देगा रंग और क्षारीय में डालेंगे तो नीला देगा। फिर आपका लिटमस एक सूचक है, एक ही ऑप्शन है तो आपका सही है, आपका गलत है सी। प्रश्न नंबर 54, इमली में कौन सा अम्ल होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और बता दें कि ऑक्जेलिक अम्ल है ये आपका टमाटर में और घास में होता है। घास और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो आपका विटामिन सी में होता है। विटामिन सी में आपका एसिटिक अम्ल होता है। और नींबू में बात करें तो नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में किनसे बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है? किनसे बनाया गया विलयन अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गेंदा फूल। इसका बनाया गया विलयन अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है। बाकी आपका सब सक्षम है। हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, चुकंदर, ये सारे आपका सूचक हैं। सूचक यानी इंडिकेटर है, इसलिए इनके द्वारा बनाया गया जो विलयन होगा वो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दिखा देगा, पता लगा देगा। लेकिन गेंदा फूल नहीं ऐसा कर पाएगा क्योंकि ये सूचक नहीं है। और ये तीनों जो यहाँ पे दिख रहा है, हल्दी, लाल गोभी का पत्ता और चुकंदर यहाँ पे होगा, ये तीनों आपका जो प्राकृतिक सूचक है। ये भी पूछेगा आपसे कि कौन इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है, इनमें से कौन आपका संश्लेषित या कृत्रिम सूचक है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए PbOH NO3। ये आपका भास्मिक लवण है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सही कथन नहीं है? ध्यान से कथन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये आपका सही कथन नहीं है। बाकी आपका सभी सही कथन है। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तीनों आपका सही है, ए बी सी, लेकिन डी आपका गलत है। इस प्रकार से सही जवाब आपका डी होगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जो है यहाँ पे धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एक गलत बता रहा है। प्रश्न नंबर 58, निम्नांकित में कौन लवण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी NaCl। यहाँ पे Cl छूटा हुआ है, NaCl आपका लवण है। प्रश्न नंबर 59, निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल के गुण किसमें नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो लाल लिटमस पात्र को नीला करते हैं। इसमें आपका अम्ल का गुण नहीं है। लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ये अम्ल का गुण नहीं होता है। लेकिन जिनका स्वाद खट्टा होता है, धातु से अभिक्रिया करते हैं,
वो आपका क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो ये सारे आपका क्या है, आम्ल का गुण है। उल्टा यहाँ पे दिया हुआ, नीला लिटमस को लाल कर देता तब ऐसी स्थिति में आम्ल का गुण होता, लेकिन ये आपका गुण जो है ये क्षार का गुण है। प्रश्न नंबर 60, जल में घुलनशील भास्म क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्षार। जल में घुलनशील भास्म जो है वो क्षार कहलाते हैं, क्षार या क्षारक। प्रश्न नंबर 61, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो जल से अभिक्रिया करता है, यानी CO2 प्लस H2O, ये दोनों आपका अभिक्रिया करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। प्रश्न नंबर 62, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि? एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है, क्यों? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसीलिए आपका एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। प्रश्न नंबर 63, निम्नांकित में कौन प्रबल भास्म है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NaOH, ये आपका प्रबल भास्म है, NaOH। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित किस लवण में रावा जल नहीं रहता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। इसमें रावा जल नहीं होता, बाकी आपका नीला थोथा, जिप्सम, धोने वाला सोडा, इस सब में आपका रावा जल होता है, लेकिन बेकिंग सोडा में रावा जल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 65, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें अम्लीय ऑक्साइड है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, बाकी आपका अम्लीय ऑक्साइड नहीं है। प्रश्न नंबर 66, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Na2O, ये आपका भास्मिक ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 67, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदासीन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। प्रश्न नंबर 68, आरहेनियस अम्ल जलीय विलयन में, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, H+ बढ़ाता है। आरहेनियस अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ आयन को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल के विलयन में। जल के विलयन में एसिटिक अम्ल जो है विद्युत का संचालन करता है। प्रश्न नंबर 70, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहां पे पूर्णता होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंशिक रूप में होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन आंशिक रूप में होता है। आंशिक का मतलब होता है कम, नाम मात्र का। प्रश्न नंबर 71, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो बिलियन का pH निम्नांकित में क्या होगा? इस तरह का प्रश्न आ चुका है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो उस बिलियन का pH मान क्या होगा? 6 होगा। यानी अम्ल जो होता है वही आपका नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है। प्रश्न नंबर 72, उत्फूलन लवण होते हैं, उत्फूलन लवण होते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ें। उत्फूलन लवण होते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल योजित लवण, जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। उत्फूलन लवण जो होता है वो जल योजित लवण होता है, मतलब ऐसा लवण जिसमें नमी होती है, यानी पानी का अंश होता है, तो उसको उत्फूलन लवण कहते हैं। वो वायुमंडल में जल के अणु को त्यागते हैं, वो आपका बाष्पित होकर के जल के अणु को त्याग देते हैं वायुमंडल में, तो ऐसे लवण को जिसमें आपका जल का मात्रा होता है उत्फूलन लवण कहलाता है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? किसकी प्रकृति अम्लीय है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाइम जूस। लाइम जूस का प्रकृति अम्लीय है, बाकी आपका सब क्षारीय है। मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड, ये सारे अम्लीय नहीं है, ये आपका क्षारीय है। ये तीनों जो आपका है वो क्षारीय है, और बाकी आपका एक जो आपका लाइम जूस है ये आपका अम्लीय है। प्रश्न नंबर 74, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेकिंग पाउडर। यदि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा जो है वो ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो अम्लीयता को दूर करने के लिए बेकिंग पाउडर मिला देंगे मिट्टी में, तो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक होगा। तो जिस पदार्थ का pH मान 8 से अधिक होगा उसको यदि
नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नींबू का स्वाद खट्टा तो होता ही है, इसका उपयोग जब करेंगे जिसका पदार्थ का पीएच मान 8 से अधिक होगा तो आपका नींबू का खट्टापन दूर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, धोबिया सोडा रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसको धोबन सोडा भी कह सकते हैं, पीछे बता कर गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Na2CO3। ये धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी जल आपका जल का 10 अणु मिला देना है, तो इस प्रकार से धोबन सोडा हो जाएगा। प्रश्न, मधुमक्खी का डंक एक आम्ल होता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह आम्ल कौन सा है जो मधुमक्खी के डंक में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल को। तो मधुमक्खी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में ये आपका अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, यानी कि मेथेनोइक अम्ल होता है, इसी की वजह से जलन होता है काटने के बाद। प्रश्न नंबर 78, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टमाटर। टमाटर से आप ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CaOH2। प्रश्न नंबर 80, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करेंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनोड पर। इलेक्ट्रॉन आपका एनोड पर मुक्त होता है और एनोड पर आपका प्लस चार्ज होता है। प्रश्न नंबर 82, पीएच का सही परिभाषा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीएच इक्वल टू -log इंटू H प्लस। -log इंटू H प्लस पीएच का सही परिभाषा है। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कौन सा कथन सही नहीं है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और यदि वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अगर वीडियो स्पीड लग रहा है या स्लो लग रहा है तो आप अपने स्पीड को कम बेसी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके दाहिने कॉर्नर पे 3 बिंदु का निशान दिखेगा, इस प्रकार से 3 बिंदु का निशान दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो स्पीड लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन, उस ऑप्शन पे जाकर के वीडियो के स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं अपने मुताबिक। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये आपका सही नहीं है कथन, बाकी आपका सही है, ये सब आपका सही है। लिटमस एक सूचक है, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, लेकिन लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है, ये आपका गलत है। ये प्रश्न आपका रिपीट भी हो रहा है। प्रश्न नंबर 84, नेटल पौधे के बगल में इसे उदासीन करने के लिए कौन सा पौधा पाया जाता है? कौन सा पौधा पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक। नेटल पौधा के बगल में आसपास में ही आपका डॉक नाम का पौधा पाया जाता है, और नेटल पौधा को अगर आप छुएंगे, आपके शरीर में अगर टच कर जाता है तो खुजली पैदा करता है, क्योंकि नेटल पौधा शरीर में जब टच करता है तो आम्ल को छोड़कर जाता है, और आम्ल को छोड़कर जाता है जिसकी वजह से खुजली होता है। और इसी खुजली को अगर खत्म करना है तो नेटल पौधा के आसपास में ही आपका डॉक नाम का पौधा होता है, हाँ ना। इस पौधा के पत्ता के रस को यदि आप जहाँ पे दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, वहाँ पे गिराएंगे, लगा देंगे तो आपका दर्द और जलन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में उपयोग होता है। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो किसका उपयोग करेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग करके आप जल के अस्थायी खारापन को, अस्थायी आपका कठोरता को दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 86, मूर्ति बनाने तथा शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मूर्ति बनाने में और शल्य चिकित्सा में अगर हड्डियां टूट जाती है तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का इस्तेमाल करके प्लास्टर करते हैं। प्रश्न नंबर 87, कागज एवं कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कागज और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, NaOH। कागज और कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 88, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर।
मुंह का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होने लगता है। प्रश्न नंबर 89, पीएच में पी सूचक है जिसको बोलते हैं पुसास या पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है, और इस शब्द का अर्थ इनमें से क्या है, यानी पोटेंज का अर्थ क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शक्ति, शक्ति या पावर, यानी पोटेंज का अर्थ यहाँ पे पावर यानी शक्ति है, और पीएच में आपका पी का मतलब ही होता है पोटेंज, पोटेंज यानी पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंज ऑफ आपका हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहें या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहें, एक ही चीज है, पीएच का विस्तार रूप। प्रश्न नंबर 90, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? पिछले प्रश्नों से सीखे होंगे, इसका जवाब दे पाएंगे? ये रिपीट हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नमक। ये आपका विजातीय पदार्थ है, बाकी आपका सजातीय है, चूना पत्थर, संगमरमर, खलिया, ये सब एक ही चीज है, सबका सूत्र सेम होता है। प्रश्न नंबर 91, आम्ल तथा भास्म ज्ञात करने हैं तो इनमें से प्रयोग करेंगे। आम्ल और भास्म को ज्ञात करना है, पता लगाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीएच स्केल का। आम्ल और भास्म का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। और बता दें कि पीएच स्केल का जो आविष्कार किया है वो सोरेनसन ने किया है। सोरेनसन पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि पीएच स्केल का खोज किसने किया है, तो सोरेनसन ने किया है। कमेंट करके आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज कब किया है। प्रश्न नंबर 92, आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है आम्ल धातु से अभिक्रिया करके। प्रश्न नंबर 93, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र और हल्दी जो है ये प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा आपका प्राकृतिक सूचक में चुकंदर भी है, चुकंदर, लाल गोभी पत्ता, लाल गोभी पत्ता, ये भी आपका प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक यानी रासायनिक सूचक भी कह सकते हैं। संश्लेषित सूचक को रासायनिक सूचक या आप कृत्रिम सूचक भी कह सकते हैं। कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, बताना इसमें से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिथाइल ऑरेंज, ये आपका संश्लेषित सूचक है। इसके अलावा एक और आपका है संश्लेषित सूचक, फिनॉल फलेथिन। फिनॉल फलेथिन, फिनॉल फलेथिन भी आपका जो है वो संश्लेषित सूचक है। प्रश्न नंबर 95, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करना है तो किस औषधि का उपयोग करेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंटासिड। अपच का उपचार करना है, अगर अपच हो गया है, एसिडिटी और गैस बना रहा है पेट में, तो ऐसी स्थिति में आप एंटासिड का उपयोग कर सकते हैं। या फिर घर में भी आपके रसोई घर में पदार्थ होते हैं, जैसे नमक हो गया, फिर आपका खाने वाला सोडा हो गया, खाने वाला सोडा, फिर आपका नींबू हो गया, चीनी हो गया, तो ये सब का इस्तेमाल करके भी आप पेट के अपच को, गैस और एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। ये सबको घोल लें, खाने वाला सोडा, नमक, नींबू और चीनी को मिला करके घोल लें और घोल करके पी जाएं, तो आपका एंटासिड का काम करता है। एंटासिड का निर्माण इन्हीं पदार्थों से किया जाता है, और मार्केट में आपका इनो मिलता है, तो उसमें भी ये सारे पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है इनो को, तो इस्तेमाल कर सकते हैं जब एसिडिटी और गैस जब होता है तो। प्रश्न नंबर 96, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का जब परिकीर्णन होता है तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव। प्रश्न नंबर 97, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है, इसके पहले हम बता के गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सारे आपका प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र, हल्दी और लाल गोभी पत्ता। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किसे पोटास एलम के नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिटकिरी। फिटकिरी को पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 99, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? जल में अगर जीवाणु हो गया है, बैक्टीरिया आपका प्रवेश कर गया, तो उसको खत्म करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे तो आपका जल के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 100, लास्ट प्रश्न है, बहते हुए खून को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? बहते हुए खून को रोकना है तो कौन सा यौगिक उपयोगी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिटकरी।
फिटकरी का उपयोग करके आप बहते हुए खून को रोक सकते हैं।